बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अब इसमें जो 22 अप्रैल है, अगर 22 अप्रैल को देखा जाए तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो 22 मार्च है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस। और इसमें जो 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सभी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अगला है, जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है? बीटी, तो देखिए जो बीटी है ये बैसिलस थूरिनजिएसिस जीवाणु है जो मृदा में पाया जाता है। तो इसमें जीवाणु, तो एक जीवाणु पर टिक कर देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था उद्यान मटर, मीठी मटर, धान पुष्प, गुलाबाश। तो मीठी मटर बहुत लोग टिक कर देते हैं, लेकिन मेंडल का प्रायोगिक पौधा उद्यान मटर था, उद्यान मटर। और जो इसमें गुलाबाश है, गुलाबाश पर कार्ल कोरेंस ने प्रयोग किया था। कार्ल कोरेंस ने सन 1903 में प्रयोग किया था गुलाबाश के पुष्पों में। और क्या बताया था? अपूर्ण प्रभाविता को बताया था। अपूर्ण प्रभाविता को बताया था। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। फाइलेरिया बीमारी किससे उत्पन्न होती है? शैवाल से, जीवाणु से, फफूंद से, सूत्रकृमि से। तो देखिए सूत्रकृमि इसमें सही हो जाएगा। और जो फाइलेरिया है, फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है। हाथी पांव भी इसे कहते हैं, या फिर एलिफेंटिएसिस रोग भी कहा जाता है। एलिफेंटिएसिस या फिर फाइलेरिएसिस रोग भी इसे कहा जाता है। कई सारे इसके नाम, सभी नाम याद रखेंगे। और इसे फील पांव भी कहते हैं। फील पांव रोग भी कहा जाता है, जिसमें पैर मोटे मोटे हो जाते हैं। और एलिफेंटिएसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाथी जैसे पैर हो जाते हैं। और ये किस जंतु से होता है? तो वाउचेरेरिया ब्रैंकैफ्टाई नामक जंतु से या निमेटोड से होता है। ये निमेटोड होता है, इसी से होता है। ये सूत्रकृमि है। और इसका अगर वाहक पूछा जाए तो वह कारक, अगर वाहक पूछा जाए, वाहक क्या होता है? तो वाहक होता है क्यूलेक्स पाइपियंस। तो वाहक होता है क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर, इसका वाहक होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। देखिए ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से होता है उन्हें सत्य फल कहा जाता है। और ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से ना हो, जिनका विकास अंडाशय से ना हो, या फिर जिनका विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उसे ही आभासी फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट या असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब है, इसका विकास पुष्पासन से होता है। ऐसे ही नाशपाती है, ये भी आभासी फल है। रस भरी है, ये भी आभासी फल होता है। बैंगन है, ये भी आभासी फल है। तो इस तरह से कई सारे आभासी फल होते हैं। फिर अगला है, मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको बता दें कि मनुष्यों में कहा गया है तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में 46 में 44 जो गुणसूत्र होते हैं ये अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम होते हैं।
और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऐसे ही अगर स्त्री की बात की जाए तो स्त्री में भी 44 ऑटोसोम और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्रों में पुरुष में XY होता है और स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। तो इस तरह से बता देंगे। फिर अगला है HIV का पूरा नाम लिखिए या पूरा रूप लिखिए। HIV का पूरा रूप क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फिर अगला है PCR का पूरा नाम बताइए। तो PCR का पूरा नाम क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये PCR का पूरा नाम है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये PCR का पूरा नाम होता है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम लिखिए। राज्य पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस होता है, सारस, जिसे क्रेन भी कहा जाता है, क्रेन। और अगर राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु पूछा जाता तो राजकीय पशु क्या होता? बारहसिंघा राजकीय पशु होता है। और अगर राजकीय वृक्ष कहें, राजकीय वृक्ष, तो अशोक राजकीय वृक्ष है। और अगर राजकीय पुष्प पूछ ले कहीं, राजकीय पुष्प, तो पलाश है, ये राजकीय पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है असंग जनन क्या है? तो देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ पौधों में युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नया पौधा बन जाता है, उसे ही असंग जनन कहते हैं। कुछ पौधों में युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही, यानी युग्मक संलयन भी नहीं होता है, मतलब निषेचन भी नहीं होता है, और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, फिर भी नया पौधा बन जाता है, उसे ही असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। असंग जनन या एपोमिक्सिस जैसे नींबू में होता है। फिर अगला है सेंट्रल डोग्मा से क्या अभिप्राय है? देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या है? DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनती है, इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। DNA से RNA और RNA से प्रोटीन का निर्माण ही सेंट्रल डोग्मा है। इसके बारे में पूरी सही से जानकारी के लिए, चित्र सही समझने के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के देखिए, वीडियो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है कैंसर पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए कैंसर वास्तव में असंक्रामक रोग होता है, असंक्रामक रोग होता है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। और जो कैंसर है ये असंक्रामक रोग है, ये अति पीड़ादायी रोग है, पीड़ादायी रोग होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, गंभीर दर्द होता है। और इसमें जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित होकर गुच्छा बना लेता है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है, और फिर बाद में वही कैंसर बन जाता है। यानी कोशिका विभाजन अनियंत्रित होकर के ट्यूमर बना लेता है और उसे ही क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। और इसका कारण क्या है? कैंसर क्यों हो जाता है? जो लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान करने वालों को हो जाता है। तंबाकू जो लोग खाते हैं, तंबाकू खाने वालों को हो जाता है। जो लोग रासायनिक पदार्थ जैसे निकोटीन है इसका प्रयोग करते हैं, कैफीन का प्रयोग करते हैं, तो इनका हो जाता है और इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। फिर अगला है बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है? देखिए मान लीजिए कोई एक देश ये है, दूसरा देश ये है, एक देश ये है, दूसरा देश ये है, और इस देश में कुछ ऐसे जैविक संसाधन पाए जा रहे हैं जो अधिक उपयोगी हैं। तो इस देश ने क्या किया
कि इस देश के इन जैविक संसाधनों को चुरा लिया या फिर बिना बताए ही इनका यूज कर लिया, बिना बताए ही इनका उपयोग कर लिया, तो इसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। यानी किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का उपयोग कर लेना और उसको सूचना भी ना देना, उसको बताना भी ना, आज्ञा भी ना लेना, इसे ही क्या कहा जाता है? बायोपायरेसी कहा जाता है। फिर अगला है जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट को परिभाषित करना है। हॉट स्पॉट तो आपको बता दें कि ऐसे क्षेत्र जहां अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जहां पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है यानी मानवीय क्रियाकलाप अधिक हैं वहां पर, तो जहां पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है वहां पर मानवीय क्रियाकलापों के कारण अधिक संकट पैदा हो गया है, जिसके कारण उस जैव विविधता की संरक्षण की आवश्यकता है, तो उन्हें मेगा डाइवर्सिटी जोन में चेंज कर दिया गया है, मेगा डाइवर्सिटी जोन में बदल दिया गया है। और इन्हीं मेगा डाइवर्सिटी जोन वाले स्थलों को जैव विविधता तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। आपको बता दें वास्तव में जो तप्त स्थल होते हैं या पादप व जंतुओं के घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, पादप व जंतुओं के घनी आबादी वाले क्षेत्र ही तप्त स्थल कहलाते हैं। बता दें कि इस समय 34 हॉट स्पॉट हैं। फिर अगला है द्विनिषेचन को समझाइए। देखिए एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए एक चित्र भ्रूणकोश का बना लेते हैं। यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक है, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं हैं, यहाँ पर अंड कोशिका है। और जब इधर से पराग नलिका आती है तो पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, ये दोनों नर युग्मक हैं। तो इसमें से जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो इसे निषेचन कहते हैं। और फिर दूसरा नर युग्मक द्विगुणित केंद्रक से या द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, तो चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हुआ, इसे ही द्विनिषेचन कहा जाता है। और चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए इसे त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है तो उसे ही द्विनिषेचन कहा जाता है। फिर अगला है मानव जीनोम परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखना है तो कुछ पॉइंट अच्छे से आप लिख देंगे। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। मानव जीनोम परियोजना 3 नंबर का है, थोड़ा लिखेंगे, बताएंगे क्या क्या लिखना है। पहले लिखेंगे मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना भी कहते हैं। इतना लिखने के बाद फिर ये लिख लेंगे मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। देखिए इसके उद्देश्य हेडिंग डाल करके लिखेंगे, पहला अनेक जीवों के जीनोम चित्रण तैयार करना, यानी मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से अनेक जीवों के जीनोम का चित्र तैयार किया जाता है, मैपिंग की जाती है, जैसे कि जीवाणु है, शैवाल है, मक्खी है, चूहा है आदि के। फिर बाकी छोड़ देंगे। आगे लिखेंगे विभिन्न जातियों के विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। चूंकि जातियों का विकास कैसे हुआ है ये भी इससे जानकारी हो जाती है, तो इसका उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न जातियों के विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। फिर अगला है गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के क्रमों का पता लगाना। गुणसूत्र में जो जीन पाए जाते हैं वो किस क्रम में है, उन क्रम का पता लगाना, जिससे उनकी संरचना, कार्य तथा संबंधों के विषय में जानकारी हासिल हो सके। जब पूरा जान जाएंगे तो उनमें क्या क्या संबंध है एक दूसरे से, ये भी जानकारी हो पाएगी। फिर अगला है विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान के लिए परीक्षण विधि का निर्धारण कर उन रोगों का समुचित निदान हो सकेगा। यानी जब जीनोम के बारे में जान जाएंगे, जीन के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी तो रोगों की पहचान हो जाएगी कि किस जीन के माध्यम से कौन सा रोग होता है। रोग की पहचान होने पर उन रोगों का समुचित निदान हो पाएगा। फिर अगला है परिवार में संलग्नता का विश्लेषण किया जा सकेगा। तो इस तरह से कुछ लिखेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं। विशेषताओं में भी थोड़ी लिखना है आपको। तो पहले लिखेंगे मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड हैं। इतना लिखने के बाद फिर दूसरा लिखेंगे मानव जीनोम में करीब 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। और फिर इतना लिखने के बाद फिर अगले पर आएंगे मानव जीनोम में जंक डीएनए अधिक मिलता है। और फिर अगला मानव जीनोम में एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता के 1.4 मिलियन अंतर होते हैं। इससे रोग संबंधी जीन की पहचान में सहायता मिलती है। इतना लिखने के बाद फिर अगली हेडिंग डालेंगे मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता। तो मनुष्य या मानव समूह की आनुवांशिक वंशावली को निर्धारित करने में सहायता मिलती है।
अगला, रोग उत्पन्न करने वाले जीन्स में न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम का पता लगाने में सहायता मिलती है। अगला, अनुवांशिक रोगों की पहचान में सहायता मिलती है। अगला, रोग प्रवृत्ति की पहचान में सहायक तथा रोग के अनुसार कस्टम ड्रग बनाने में सहायता मिलती है। जब रोग को पहचान लेंगे तो उसके अनुसार उस खास व्यक्ति के लिए खास ड्रग्स बनाई जा सकती है, खास दवाई बनाई जा सकती है। अगला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर अपराधियों को पहचाना जा सकता है। एक ये विशेष बात है। फिर अगला है, विवादग्रस्त वल्दियत का निराकरण में सहायता मिलती है, यानी जो विवादग्रस्त वल्दियत है उसमें भी इससे सहायता मिलती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। देखिए, जैव उर्वरक वास्तव में होते क्या हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। अब सूक्ष्म जीवों में जैसे पेड़ पौधे हैं, जैव उर्वरक क्या है, तो सूक्ष्म जीवों से बना उर्वरक जैव उर्वरक कहलाता है, या फिर ऐसा उर्वरक जिसमें पेड़ पौधे हों और जीव जंतु हों उसे ही जैव उर्वरक कहा जाता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, इससे उर्वरक जो बनते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और ऐसे ही राइजोबियम है, राइजोबियम है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और जो पेड़ पौधों के अवशेषों से बनती है उसे खाद जो होती है विशेषकर, वो भी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। फिर अगला है, क्लोनिंग संवाहक क्या है। तो क्लोनिंग संवाहक एक छोटा डीएनए अणु होता है, एक छोटा डीएनए अणु होता है जो किसी पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करता है, द्विगुणित होता है या कई रूप में बदल जाता है, और जिसमें विदेशी डीएनए को जोड़ा जाता है। क्लोनिंग संवाहक में जैसे प्लाज्मिड ले लीजिए, प्लाज्मिड है, फास्मिड है, कास्मिड है, ये सब क्या होते हैं, क्लोनिंग संवाहक होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नर के शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। नर के शुक्राणु का आरेख बनाना है तो देखिए इस तरह से बना देंगे। ऊपर चम्मच जैसी आकृति बनाएंगे, बीच में छोटी सी गर्दन और पूंछ बना देंगे। यहाँ पर एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम लिख देंगे। यहाँ पर केंद्रक होता है, केंद्रक लिख देंगे। ये पूरा सिर होता है, सिर लिख देंगे। यहाँ गर्दन है, गर्दन में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और ये पूंछ है, ऐसे बना करके लिख देंगे, काम हो जाएगा। फिर अगला है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो अपूर्ण प्रभाविता है इसमें लाल पुष्प लिए थे और सफेद पुष्प लिए थे। ये लाल पुष्प थे, ये सफेद पुष्प थे, दोनों में संकरण कराया था तो यहाँ पर गुलाबी पुष्प पैदा हुए थे, गुलाबी। और फिर इसमें इन्होंने दूसरी पीढ़ी में फिर स्वपरागण कराया तो इन्हें लाल, गुलाबी और सफेद पुष्पों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ था। ये थी अपूर्ण प्रभाविता। और सह प्रभाविता में था क्या था, सह प्रभाविता में जैसे यहाँ पर लाल सांड है, सफेद गाय है, दोनों के बीच में संकरण कराया तो यहाँ पर चितकबरी संतान पैदा हुई। इनकी जो संतान हुई चितकबरी हुई, यानी उसके बाल लाल भी हैं और सफेद भी हैं, तो इसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। इन दोनों पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है और बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, अमीबता व मलेरिया का संचरण कैसे होता है। अमीबता और मलेरिया का संचरण, तो देखिए जो अमीबता है ये अशुद्ध जल से हो जाती है। अशुद्ध जल पीने से अमीबता या फिर पेचिश रोग हो जाती है। और जो मलेरिया है इसका संचरण कैसे होता है, तो इसका संचरण मादा एनाफ्लीज या संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। अगर संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर है तो उसको ये रोग हो जाएगा। फिर अगला है, जीन चिकित्सा को उदाहरण, अगर संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो किसी को काट लेता है तो उसको भी रोग हो जाएगा। फिर अगला, जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित समझाइए। जीन चिकित्सा वास्तव में क्या होती है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसको कोई आनुवांशिक बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल वर्णांधता है या कोई भी आनुवांशिक बीमारी है, तो उस आनुवांशिक बीमारी वाले जीन को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर स्वस्थ जीन को डाल देते हैं। इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। उदाहरण तो एडिनोसिन डिमिनेज वाला उदाहरण आप बता सकते हैं, हमारे चैनल में अपलोडेड है, अभी जल्दी ही वीडियो अपलोड किया है और बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। फिर अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिबंधन विकर। प्रतिबंधन विकर वास्तव में क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए को
स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। जो प्रतिबंधन विकर है ये डीएनए को विशेष स्थलों से कट करता है, या कह लीजिए कि डीएनए डुप्लेक्स को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पर तोड़ता है, काटता है। जबकि जो डीएनए लाइगेज है ये डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, ये डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो दोनों पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर चर्चा कीजिए। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर चर्चा करने को कह रहे हैं, तो डीएनए खंडों में या की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। और इससे क्या किया जाता है, अपराधियों को पहचाना जाता है, निर्दोष व्यक्तियों की जानकारी होती है, और जो दुर्घटना में मर जाते हैं, दुर्घटना में मरने वालों की पहचान होती है, खोए हुए बच्चों की पहचान होती है, चोरी किए हुए बच्चों की पहचान होती है। तो आदि इसकी लाभ हैं या उपयोग हैं। फिर अगला है पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या होता है। पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है पूछा गया है। जो ये स्त्री केसर होता है, पुष्प होता है, पुष्प के ऊपर परागकण आता है तो चिपक जाता है, और चिपक करके अंकुरित होता है। तो उसी से संबंधित पूरी चीज है, आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो देखिए, अपलोडेड है। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में विभेद कीजिए। शुक्राणु जनन नर में शुक्राणु बनने की क्रिया होती है, अंडाणु जनन मादा में अंडाणु बनने की क्रिया होती है। शुक्राणु जनन में जो होता है एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाणु जनन में एक कोशिका से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। फिर अगला है मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र का फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आप लोग जाकर के देखिए, एक बार देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है एक संकर संकरण के माध्यम से मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए एक संकर संकरण के माध्यम से करना है, तो मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच में संकरण कराया तो संकर लंबे पौधे हुए। और फिर मेंडल ने स्वपरागण करवाया, तो स्वपरागण कराने पर इन्हें लंबे, संकर लंबे और बौने पौधों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ था। एक संकर संकरण इसी के ऊपर आधारित है, मेंडल के पृथक्करण का नियम। तो ये एक संकर संकरण हो जाएगा। अगला है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, तो ये फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है पारजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए। ऐसे जंतुओं से मानव को क्या लाभ है। देखिए जो पारजीवी जंतु होते हैं ये पारजीवी जंतु हैं, ट्रांसजेनिक जंतु भी कहा जाता है, और इनके डीएनए को वास्तव में नया डीएनए डाल करके इनको बनाया जाता है। तो इसके बारे में भी जल्द ही वीडियो अपलोड किया है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है जैव विविधता के 3 प्रमुख स्तर। तो 3 प्रमुख स्तर जातीय स्तर होता है, और आनुवांशिक स्तर होता है, पारिस्थितिक स्तर होता है। तो वो स्तर हो जाएंगे। हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए, तो इसके बारे में फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। फिर अगला है समिष्टि से क्या अभिप्राय है। तो जीवों का समूह ही समिष्टि है, इसके विभिन्न गुण चैनल में अपलोडेड है। फुल चैप्टर एक ही वीडियो में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।